क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस चलो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, लेकिन काफी जेई के बच्चे इस चैप्टर को मिस करके जाते हैं, नहीं करके जाते, क्योंकि इसमें एक थोड़ा अलग माइंड स्ट्रेटजी चाहिए होती है और उस माइंड स्ट्रेटजी को अपने माइंड में वो अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो आज यार ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, नीट वाले बच्चों को तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। उसका एक रीजन ये है क्योंकि बायो में भी बायोमोलिक्यूल्स का एक चैप्टर है जिसमें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बायो में करा दिया जाता है नीट वाले बच्चों को। तो उनको जब वो केमिस्ट्री में इस चैप्टर को रीड करते हैं तब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। जेई वाले बच्चों को होती है, तो आज जाइए आप जेई के स्टूडेंट हो, जाइए नीट के स्टूडेंट हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। और इस पे एक मैं क्लास बाद में कभी जब एडवांस अपना बहुत नजदीक आने लगेगा तब एक क्लास इस पे स्पेशल क्लास लूंगा एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसमें कुछ एडवांस लेवल कंसेप्ट भी मैं आपको कराऊंगा। आज अपना मेन टारगेट रहेगा कि जेई मेंस में अपने 100% क्वेश्चन हो जाए और नीट में तो 100% हो ही जाएंगे। क्लियर है बात। तो चलो यार शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करो, अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल लास्ट तक अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। बायो मतलब समवट रिलेटेड टू बायोलॉजी, मतलब समवट रिलेटेड टू लाइफ एंड मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो मतलब जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनरली जो आपको मोलिक्यूल्स मिलते हैं, उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो आपको मोलिक्यूल्स मिलते हैं, जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच के अंदर, जिसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल का मतलब समझ आया, बायो मतलब लाइफ, मोलिक्यूल्स मतलब मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स वर्ड ऐसे आया था कि ना उन मोलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करें जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, जैसे प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में जब हम स्टडी करें तो उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर है बात। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स देखो, आपको वैसे पता, कार्बोहाइड्रेट्स आपने देखा होगा काफी खाने पीने की चीजों में होता है, लगभग सब में होता है, ठीक है ना। फ्रूट्स ले लो, आपका जो घर में रोटी बनती है, सब कुछ जो भी होता है, ठीक है, सब में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब आज बात करेंगे कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज ए ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। क्या होते हैं, पहली बात तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दूसरी चीज उसमें क्या होती है, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कि उसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, OH ग्रुप को बोलते हैं ना, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी होता है मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और उसमें एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होता है। तो फाइनल डेफिनेशन क्या बनी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इट इज ए ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, या एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा। तो ये है डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है ना। इसकी एक डेफिनेशन और दे सकते हो आप कि द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस, कि मतलब वो कंपाउंड्स भी जिनकी अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या, कि वाटर की प्रेजेंस में अगर उनको ब्रेक करें, वाटर की प्रेजेंस में अगर उनको ब्रेक करें, तब अगर वो कंपाउंड जिनको हम वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक करें और हमें ए डेफिनेशन वाले जो कंपाउंड है, कि मतलब जब हम, सिंपल सी बात, अगर आपके पास कोई कंपाउंड ए है, कोई आपके पास कंपाउंड ए है, ठीक है ना, इसकी अगर आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, इसकी आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो और मान लो आपको कंपाउंड मिला बी, तो और जो आपका बी कंपाउंड है वो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि जो आपका बी कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन है। तो इससे भी क्लियर होता है कि ए कंपाउंड जो है आपका, ए क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसलिए मैं लिखा कि द कंपाउंड्स which produce such compounds on hydrolysis that are also called carbohydrates। तो समझ आया, बहुत टफ तो नहीं हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, या तो ओ कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन प्रोड्यूस करते हैं बाय हाइड्रोलाइसिस,
उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना। अच्छा चलो एक बेसिक सी चीज और बता देता हूं, वैसे आपका कोई क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आएगी कभी हो। जो कार्बोहाइड्रेट का नेम है, पहले गाइस कार्बोहाइड्रेट की ना डेफिनेशन कुछ और होती थी जो कि बाद में गलत प्रूफ हो गई थी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का जो नेम है ना इससे आया था। देखो कार्बोहाइड्रेट दो वर्ड से मिलकर बना है। एक कार्बो मतलब कार्बन से आया है, हाइड्रेट्स मतलब वाटर। तो गाइस पहले कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या दी जाती थी? ए दी जाती थी कि कोई भी कंपाउंड जो इस फॉर्मूले को डिफाइंड कर रहा हो, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हो, वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कि मतलब कार्बन और हाइड्रेट्स मतलब वाटर हो, तब उनको बोलते थे कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन बाद में देखा गया कि हमें ऐसे बहुत से कंपाउंड मिले जिसमें ए जो फॉर्मूला है वो फॉलो हो रहा था, लेकिन उसमें लेकिन बायोमोलिक्यूल्स नहीं थे। काफी ऐसे कंपाउंड्स मिले बाद में जिसमें फॉर्मूला फॉलो हो रहा था, लेकिन वो बायोमोलिक्यूल्स नहीं थे। तो ये डेफिनेशन सही नहीं यूज हो पा रही थी, इसलिए डेफिनेशन बाद में बंद कर दी गई, लेकिन नाम तब भी वही रखा गया। नाम तब भी वही था कि कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन और हाइड्रेट्स, कार्बन के हाइड्रेट्स, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स नेम आया था, लेकिन डेफिनेशन चेंज कर दी गई थी। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश की मैंने। ठीक है ना, कि इसका नेम कैसे आया था। ठीक है ना। वैसे आपको कभी पूछा नहीं जाएगा जेई नीट में कि इसका नेम कैसे आया था। नीट में शायद पूछ ले, कभी बायो में पता नहीं। ठीक है ना। तो जेई में तो नहीं पूछेंगे। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं गाइस क्लासिफिकेशन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स देखते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है ना। इसको हम क्लासिफाई दो तरीके से करेंगे, वैसे तो चार तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं दो तरीके से कराऊंगा और उसमें ही आपको चारों टाइप्स क्लियर भी कर दूंगा। वैसे आपके एनसीईआरटी में दो तरीके से ही कराया है, लेकिन मैं आपको दो तरीके और भी बता दूंगा। ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले किस बेस पे करेंगे? एक बेस है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस, कि उनका बिहेवियर क्या है हाइड्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग। जैसे देखो भी समझ आएगा कैसे, मतलब अभी इतना याद रखो कि पहले हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस के बेस पे। देखो कैसे अब क्लासिफाई होगा, बहुत सिंपल है। देखो हाइड्रोलाइसिस के बेस में मैं चार टाइप्स लिखी हैं, वैसे तो तीन टाइप्स ही हैं, लेकिन मैं चार बना दी हैं। देखो क्या है, पहला मैंने लिखा है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा लिखा है डाइसैकेराइड्स, तीसरा लिखा है ओलिगोसैकेराइड्स और फोर्थ लिखा है पोलोसैकेराइड्स। ठीक है। तो एक एक देखते हैं। पहले देखो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासिफाई किया है फोर टाइप्स में। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो पहला हमने लिखा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब मोनो मतलब वन। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? द कार्बोहाइड्रेट्स दैट कंटेन ओनली सिंगल यूनिट, जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल यूनिट हो, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ठीक है ना। और वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलाइज होते हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे नहीं होते, क्योंकि एक ही तो यूनिट है। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल यूनिट प्रेजेंस हो। जब उसमें एक ही यूनिट प्रेजेंस है तो उसको और कितना स्प्लिट करोगे? जब एक से जैसे दो यूनिट्स हैं आपके पास, तो दो यूनिट्स होंगे तो उसको हाइड्रोलाइज करके दोनों को अलग अलग कर सकते हो, लेकिन जब एक ही यूनिट है आपके पास तो उसको अब और क्या हाइड्रोलाइज करोगे? तो मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलाइज नहीं होते। देखो मोनोसैकेराइड्स होते क्या है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज आपने देखा होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये फॉर्मूला याद रखना, काम आएगा। वैसे तो काफी बच्चों को याद होगा, लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है। फ्रक्टोज का भी यही होता है, बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, और आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो ए जो है सिंगल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है, इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। अभी देखो जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो ऊपर वाली चीजें भी क्लियर होती जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं डाइसैकेराइड्स। देखो डाइसैकेराइड्स जैसे नाम से क्लियर होगा, दो, डाई का मतलब दो। तो कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव 2 यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, कि ओ कार्बोहाइड्रेट्स जिनको जब हम हाइड्रोलाइज करें, मतलब वाटर की प्रेजेंस में स्प्लिट करें तो हमें 2 यूनिट्स दे, उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। जैसे देखो एग्जांपल सुक्रोज देखो, सुक्रोज शुगर में होती है ना, सुक्रोज।
जब सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करें, बेसिकली हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो सुक्रोज की जब हाइड्रोलाइसिस करें, जब सुक्रोज को आप वाटर की प्रेजेंस में आप स्प्लिट करोगे ना, तब आपको दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज, आपको भी बताऊंगा कि वैसे आपको एलडी कॉन्फ़िगरेशन में करा चुका हूं एक बार, लेकिन इधर भी एक बार बताऊंगा। तो जब आप सुक्रोज को, अभी तो इतना याद रख लो कि जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। क्या मिलता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। तो देखो, जब इसकी आपने हाइड्रोलाइसिस की तब आपको अल्फा डी ग्लूकोज भी मिला और बीटा डी फ्रक्टोज, मतलब दो यूनिट्स मिली। जब किसी कंपाउंड की, इस कार्बोहाइड्रेट्स की आपने हाइड्रोलाइसिस की तब आपको दो यूनिट्स मिली। तो ओ कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हम हाइड्रोलाइसिस जब करें तो हमें दो यूनिट्स मिले, तो उनको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। क्लियर है? मोनोसैकेराइड्स क्या होते थे? जो हाइड्रोलाइज नहीं होते थे, क्योंकि एक सिंगल यूनिट ही है, तो सिंगल यूनिट को आगे आप कितना तोड़ लोगे, ठीक है? तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होते थे, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये तीन जो एग्जांपल्स हैं ये आती है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस दिखाने के लिए लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछते हैं कि व्हाट इज सुक्रोज, मतलब सुक्रोज किस किस कंपोनेंट से मिलके बना होता है? तो बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके। ऐसी माल्टोज एक होता है, सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। तो माल्टोज क्या होता है? माल्टोज की जब हाइड्रेशन होती है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं जब हम, तो हमें दो अल्फा डी ग्लूकोज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलती हैं, ठीक है ना? इनके भी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी इधर इस टाइम ये चीजें बतानी जरूरी है। और इन तीनों रिएक्शंस को याद भी रखना कि सुक्रोज में आपको क्या मिलता है, माल्टेओस में आपको क्या मिलता है, और लैक्टोज में आपको क्या मिलता है। लैक्टोज की जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको बीटा डी ग्लूकोज और प्लस बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है। बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है। कभी कभी का इस क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि माल्टोस में कौन सी लिंकेज है, तो इसमें अल्फा अल्फा लिंकेज होती है। कौन सी लिंकेज? अल्फा अल्फा, क्योंकि दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज है। वैसे आपको बताऊंगा, लेकिन सोचा इधर ही बता देता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो माल्टोस में अल्फा अल्फा लिंकेज होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि माल्टोस में अल्फा बीटा लिंकेज है कि बीटा बीटा लिंकेज है कि अल्फा अल्फा लिंकेज है, तो इसमें अल्फा अल्फा लिंकेज है। लैक्टोस में कौन सी लिंकेज है? बीटा बीटा लिंकेज है। लैक्टोस में बीटा बीटा लिंकेज है। और इसमें सुक्रोज में कौन सी लिंकेज है? अल्फा बीटा लिंकेज होती है। अल्फा बीटा लिंकेज होती है, ठीक है? इनकी लिंकेज सारी मैं दिखाऊंगा आपको, बस अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एज इट इज याद रखना ही होगा ना कि सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। माल्टोस को जब हाइड्रोलाइज करोगे तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। तो लैक्टोज को करोगे तो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है। क्लियर है बात? तो आई होप डाइसैकेराइड्स क्लियर है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइज हो गए दो कंपोनेंट्स दें या दो यूनिट्स दें, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड की, तो वो आपके होते हैं डाइसैकेराइड्स। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। देखो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से 10 यूनिट देते हैं हाइड्रोलाइसिस में। जब उनको हाइड्रोलाइज करें तो 2 से 10 के बीच में कोई यूनिट दें, मतलब या 2 से स्टार्ट हो जाओ, अगर 2 दे रहा है तब भी उसको ओलिगोसैकेराइड्स में लेंगे, जब 10 दे रहा है तब भी उसको ओलिगोसैकेराइड्स में लेंगे। तो इसकी एग्जांपल मैंने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि इसकी एग्जांपल यही है, इसकी एग्जांपल यही है, क्योंकि डाइसैकेराइड्स जो है वो ओलिगोसैकेराइड्स की ही टाइप है। क्योंकि देखो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जो 2 से 10 यूनिट दें हाइड्रोलाइसिस में, तो मतलब जो दो यूनिट देंगे हाइड्रोलाइसिस में उनको भी ओलिगोसैकेराइड्स ही बोलते हैं। तो डाइसैकेराइड्स की ही, मतलब ओलिगोसैकेराइड्स का ही सबसेट है, कि मतलब ओलिगोसैकेराइड्स के ही अंदर आता है डाइसैकेराइड्स। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल यही है, इसकी एग्जांपल यही है, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जो 2 से 10 के बीच में यूनिट्स दें ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो 2 वाली जितनी भी एग्जांपल हैं वो सारी ओलिगोसैकेराइड्स की एग्जांपल है। तो ये आपके सिलेबस में वैसे भी एग्जांपल ओलिगोसैकेराइड्स की यही है। क्लियर है? लेकिन मैं डाइसैकेराइड्स को एक बार अलग से भी लिखा, क्योंकि ये काफी आ जाते हैं इस पे क्वेश्चन, तो मैं डाइसैकेराइड्स की फॉर्म में भी लिखा। वैसे आपके एनसीईआरटी में मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, फिर पॉलीसैकेराइड्स ही लिखा है, लेकिन मैंने इसको बीच में ऐड अप किया कि आपके क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है ना? तो अब 4th टाइप करते हैं पॉलीसैकेराइड्स।
पॉलीसेकेराइड देखो अब सिंपल सी बात है, जो कार्बोहाइड्रेट गिव करे मोर देन 10 यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो कंपाउंड्स जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस के बाद 10 से ज्यादा यूनिट्स दें आपको, उनको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स। मतलब पॉली मतलब एक पॉलीमेरिक चेन की तरह होता है, तो पॉलीसेकेराइड 10 से ज्यादा यूनिट्स आपको देते हैं। क्लियर है बात? तो ये हमने क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कि मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलाइज नहीं होते, डाइसैकेराइड्स 2 यूनिट देते हैं हाइड्रोलाइसिस करके, ओलिगोसैकेराइड 2 से 10 के बीच में, और पॉलीसैकेराइड 10 से ज्यादा वाले जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कि जिसमें 10 से ज्यादा यूनिट हमें मिले हाइड्रोलाइज करने के बाद, उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, इसकी मैंने एग्जांपल भी लिखी है, देखो जैसे स्टार्च आपको पता होगा, नीट वाले बच्चों को तो पता ही होगा, कहेंगे क्या भैया क्या बता रहे हो, जेई वाले बच्चों को बता रहा हूं यार, थोड़ा ईगो पे ना लेना, ठीक है ना। तो स्टार्च गाइस जेई वाले बच्चों को बताता हूं कि ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में। ये मेन सोर्स होता है एनर्जी को स्टोर करके रखने का प्लांट्स में। तो स्टार्च प्लांट्स में आपको बहुत देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो स्टार्च आपको प्लांट में देखने को मिलता है, पहली बात ये समझ आ गई। स्टार्च आपका प्लांट्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, जो आप मतलब काफी चीजों में होता है यार, कोई एक एग्जांपल बताने की जरूरत ही नहीं। स्टार्च बहुत से प्लांट्स में होता है, बहुत सारे प्लांट्स में स्टार्च अपना प्रेजेंट होता है। और देखो अब स्टार्च का फॉर्मूला ये है, देखो स्टार्च का, अच्छा सेलुलोस भी एक होता है, पॉलीसैकेराइड्स की एक एग्जांपल और ले सकते हो, सेलुलोस। देखो सेलुलोस कहां होता है, चलो आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगा। सेलुलोस क्या होता है? सेलुलोस आपके वुड्स में प्रेजेंट होता है, लक्कड़ में, ठीक है ना। जो आपकी ट्री है, ट्री के जो वुड्स होते हैं, है ना, ट्री ये आपका ट्री है प्यारा सा, ये आपका ट्री है, ठीक है ना। तो ट्री के जो वुड्स होते हैं, लक्कड़ होती है जो है ना, तो ये जो होती है इसमें भी सेलुलोस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सेलुलोस आपका प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात? तो जैसे अपना व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में आगे श्रमिका लगा हुआ है और इसके पीछे प्लाई है, इसके पीछे प्लाई है, तो वो भी किससे, जो प्लाई है वो वुड से बनी हुई है, वुड से बनी हुई है ना। वो किससे बनी हुई है? वुड से। तो वुड में क्या होता है? सेलुलोस होता है। वुड में क्या होता है? सेलुलोस। तो चाहे स्टार्च की बात करें चाहे सेलुलोस की बात करें, दोनों को इसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को इसी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एन ग्लूकोस मिलते हैं, एन ग्लूकोस या फ्रक्टोस कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना। स्टार्च के केस में आपको ग्लूकोस मिलता है, एन ग्लूकोस मिलते हैं, एन नंबर ऑफ ग्लूकोस मिलते हैं। तो एक इसकी एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड्स की, कि 10 से ज्यादा आपको यूनिट्स मिलती हैं, ठीक है ना, ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो उनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर है बात? तो अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, एक दूसरा बेस बना के, एक दूसरा रेफरेंस के अकॉर्डिंग और क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। अब हम क्लासिफाई करेंगे ऑन बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। देखो गाइस, उससे पहले क्लासिफिकेशन और बता देता हूं आपको। देखो हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स को 2 टाइप में डिफाइन कर सकते हैं, एक शुगर में, एक मतलब जो शुगर वाले होते हैं शुगर, और एक नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट्स आप मतलब शुगर के बेस में डिफाइन कर सकते हो, स्वीटनेस कैरेक्टर पे, कि कोई स्वीट है कि नहीं है। देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, एक शुगर कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें मतलब जो स्वीटनिंग कैरेक्टर्स लगते हो, मतलब जो मीठा सा लगते हो देखने में, ठीक है, मीठा लगते हो खाने में, और एक जो नॉन शुगर, जो मीठे ना लगते हो, स्वीट ना हो, ठीक है ना। तो उस टाइप में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि शुगर के फॉर्म में, कि कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के होते हैं, एक शुगर वाले और एक नॉन शुगर वाले। क्लियर है बात? ठीक है ना, एक चीनी वाले एक नो चीनी वाले, वैसे ही मजाक कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एक उस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन डिटेल वाली बुक में दिया होता है, तो मैं सोचा बता देता हूं। तो अब बात करते हैं, मेन चीज पे आते हैं, रिड्यूसिंग नेचर के तौर पे। देखो रिड्यूसिंग नेचर के बारे में, रिड्यूसिंग नेचर के तौर पे अगर हम क्लासीफाई करें तो अपने 2 टाइप्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर और एक रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। तो 2 टाइप पे हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या, जो टॉलरेंस, देखो अब देखो टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट मैंने आपको कराया था, अब इधर उसका यूज होगा। टोलन टेस्ट और जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देते हैं,
वो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, वो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और जो नेगेटिव टोलन टेस्ट देते हैं वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी की एग्जांपल मैं लिखी है, सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। और रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल है आपकी फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज। ठीक है ना। वैसे एक सिंपल सी चीज और बताऊं तो जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में पता है आपको कि एक यूनिट होती है, तो जितने भी आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं सब के सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। क्वेश्चन आता है इस पे भी कि पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना होगा। या तो ये पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आपको मान लो ये 4 ऑप्शन दे दिए, मान लो एक ऑप्शन ए दे दिया और एक 3 ए दे दिए, तो आप किसको टिक लगाओगे, आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, सुक्रोज। क्लियर है बात। तो आप रिड्यूसिंग नेचर के तौर पे भी कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई कर सकते हो। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है ना। तो ये आप ऐसे क्लासीफाई कर सकते थे। तो 2 ही मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक आप हाइड्रोलाइसिस के बेस में और एक कर सकते हो आप किसके बेस में, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर के बेस में। क्लियर है बात। तो अब बात करेंगे गाइस, कंपाउंड्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में, कि ग्लूकोज को देखते हैं कि ग्लूकोज में जितनी भी सारी डिटेल्स हैं उन सबको निकालते हैं। ठीक है ना। एक एक मॉलिक्यूल्स को सबको स्टडी करेंगे। ग्लूकोज को हम स्टडी करेंगे, फ्रक्टोज को करेंगे, ठीक है ना, लैक्टोज को देखते हैं करेंगे कि नहीं, अभी इस बार करेंगे कि एडवांस में करेंगे, अगर टाइम परमिट करेगा तो जरूर करेंगे। माल्टोज, मतलब जितना भी हुआ मैक्सिमम करेंगे, उतना मैं जरूर 100% जरूर कराऊंगा। मेंस के लिए आपका 100% क्लियर हो जाएगा, मतलब जितने भी स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में है वो तो सब कराऊंगा ही। क्लियर है बात। ठीक है ना। तो अब चलो सबसे पहले ग्लूकोज स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा कंपाउंड है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूं, C6H12O6। तो ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिशर प्रोजेक्शन आपको बताई हुई है मैंने, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। आपको नहीं देखा जिसने तो आइसोमेरिज्म जाके देख लो, ठीक है। उसमें फिशर प्रोजेक्शन आपको लिखना दिखाया हुआ है। तो देखो ये फिशर प्रोजेक्शन है आपकी। तो एक अगर और थोड़ा अच्छी तरह डिफाइन करूं ना, तो ग्लूकोज नहीं, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है। अल्फा भी अभी रहने दो, अभी अल्फा में कंफ्यूजन होगी। अभी डी ग्लूकोज मान के चलो, ये क्या है, डी ग्लूकोज। देखो एल और डी के बारे में मैंने इधर ही आपको क्लियर कर देता हूं, पहले एल डी कॉन्फ़िगरेशन भी। एल और डी के बारे में मैंने आपको बताया था, नहीं पता तो अभी पता तो होना चाहिए अगर आपने मेरी पूरी सीरीज देखी है। नहीं पता ऑर्गेनिक अगर आपने नहीं की तब भी बताना तो मेरा फर्ज है। तो डी और एक कॉन्फ़िगरेशन होती है डी या एल, या तो एल ग्लूकोज होता है या डी ग्लूकोज होता है। तो डी ग्लूकोज क्या होता है, डी ग्लूकोज क्या होता है, जब आपका जो सेकंड लास्ट जो OH है, देखो सेकंड लास्ट कार्बन, आपका सेकंड लास्ट कार्बन है, इधर से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, एल्डिहाइड से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, इधर से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6। तो आप डी या एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे कार्बोहाइड्रेट्स में देख सकते हो, जो आपका सेकंड लास्ट क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन है, उससे बस आपने देखना कि OH आपका लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे आपका OH कहां होगा, राइट साइड पे होगा, तब आपका डी ग्लूकोज होगा। अगर OH आपका इधर होता, मतलब आपका H इधर होता और OH इधर होता, तब आपका क्या होता है, एल ग्लूकोज। मतलब जब OH ग्रुप आपका सेकंड लास्ट कार्बन पे लेफ्ट साइड पे हो तब उसको बोलेंगे एल ग्लूकोज, और जब राइट साइड पे OH ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। एलडी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है। लेफ्ट सेकंड लास्ट कार्बन पे जब लेफ्ट साइड में हो OH ग्रुप तो उसको एल ग्लूकोज, जब राइट साइड में हो तो उसे डी ग्लूकोज। तो ये आपका डी ग्लूकोज है। और लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज ही है, कि एक ग्लूकोज की एक टाइप है, तो उसका हमने एक एग्जांपल लिए, ठीक है ना। तो ये आपका ग्लूकोज है। अब बात करते हैं गाइस, 5 मैंने चीजें लिखी हैं, बताता हूं ये चीजें क्या हैं। अब बात करेंगे एविडेंस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर्स के सबूत कैसे मिले, जैसे सीआईडी सबूत ढूंढती है ना, एविडेंस ढूंढती है, तो इसके भी केमिस्ट्री में सबूत मिले, उस अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बना था बाद में। क्योंकि हम ऐसे अपने पास ग्लूकोज हम लेके आते हैं मार्केट से, तो उसको आप देख के आपको ऐसा थोड़ा दिखता है, आपको तो बस व्हाइट रंग का पाउडर दिखता है, ठीक है ना। तो
आपको वैसे आंखों से तो दिखेगा नहीं कि ये ऐसा मॉलिक्यूल है, तो इसके सबूत मिले, कैसे हमें पता लगा कि इसका स्ट्रक्चर ए है, तो उसके एविडेंस अब इकट्ठा करते हैं। तो 5 टेस्ट हुए थे, 5 वैसे बेसिकली बात करें तो 6 टेस्ट हुए थे। सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा गया था कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए है, क्योंकि आप ग्लूकोज लेके आते हो तो आपको अगर ग्लूकोज को देख के तो बता नहीं पाते हो कि अच्छा इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो उसका किसी भी कंपाउंड का जो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं ना, इसको आप जब आप नीट वाले बच्चों का तो पता नहीं एमबीबीएस में कराते हैं कि नहीं, लेकिन जेई वाले बच्चे जो अब जेई क्रैक करके आप आईआईटी एनआईटी में जाओगे तब उधर आप इसके बारे में स्टडी करोगे। एक बहुत ही प्यारी सी यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक यूनिट है जिसमें आप यही सब के बारे में डील करते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी ब्रांच है, आपने अभी आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आपको कराऊंगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से हम मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम डिफाइन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, ठीक है ना। किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को हम डिफाइन करते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन वो आप बीटेक में करोगे, पहले जेई क्रैक करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला था साइंटिस्ट ने कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए था, ठीक है। उसके बाद अब आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखो अपना ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज सही होता है ना। देखो सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद 4 अपने CHOH, ठीक है ना। देखो हर एक कार्बन है, हर एक में OH और H लगा है, H और OH लगा है, मतलब हर एक कार्बन पे OH या H ही है। तो 4 अपने पास CHOH है, ठीक है, तो 4 अपने पास ए हैं, उसके लास्ट में CH2OH, तो ये अपना ग्लूकोज है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ग्लूकोज की HI से रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराई और साथ में हीट रखी। तो जब हमने रिएक्शन कराई तो अपना फाइनली क्या बन गया, HI। आपको पता है कि बहुत प्यारा, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एल्डिहाइड को भी मतलब एल्डिहाइड को भी अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल्स को भी अल्केन में और अल्कोहल्स को भी अल्केन में। तो आपका क्या बन गया फाइनली, जब आप ग्लूकोज को जब HI के साथ रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, तब आपका फाइनली क्या बन गया, हेक्सेन बन गया। ये आपका हेक्सेन होता है। तो आपका हेक्सेन बन गया। तो इस रिएक्शन से आपको एक कंफर्म हुआ कि जितने भी कार्बन एटम कनेक्ट हैं ग्लूकोज में और सब एक सिंगल स्ट्रेट चेन में है। इस टेस्ट से आपको क्या पता लगा, इस रिएक्शन से आपको क्या पता लगा था, इस रिएक्शन से हमें ये पता लगा था कि जितने भी एटम अपने ग्लूकोज में हैं और सिंगल एक चेन में कनेक्ट हैं। और कैसे हैं, एक सिंगल चेन में कनेक्ट हैं, ठीक है ना। ऑल कार्बन एटम कनेक्टेड इन ए सिंगल स्ट्रेट चेन। तो अब हम इसका बस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर आया कैसे था उसके टेस्ट देख रहे हैं कि कैसे कैसे टेस्ट हो गए। फाइनली हमने स्ट्रक्चर कंक्लूड किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टेस्ट किया, HI से रिएक्शन कराई, तो उससे हमें कंफर्म हुआ कि इसमें क्या है, ऑल कार्बन एटम्स जो है वो कनेक्टेड इन ए सिंगल स्ट्रेट चेन, कि सारे एटम्स एक सिंगल स्ट्रेट चेन में कनेक्ट है। पहली बात है क्लियर है। अब दूसरा, उसके बाद दूसरा टेस्ट देखते हैं। उसके बाद हमने आगे प्रोसीड किया ग्लूकोज की। अब हमने आगे रिएक्शन कराई, देखो हाइड्रोक्साइल अमाइन से कराई, हाइड्रोक्साइल अमाइन से। तो हाइड्रोक्साइल अमाइन से जब आप कराओगे रिएक्शन, तो आपको पता है, वैसे आपको मैं करा चुका हूं, इसकी रिएक्शन का प्रोडक्ट आप आराम से लिख सकते हो अगर आपने ऑर्गेनिक में से की हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको मैंने कराया था कि जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स जब अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्ट करते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव कैसे लिखते थे हम, NH2Z। Z अपना कुछ भी हो सकता था, इधर आपका Z क्या है, OH है। तो जब एल्डिहाइड या कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपके अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्ट करते थे, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता था, बस डबल बॉन्ड O निकलता था, इधर से डबल बॉन्ड, इधर से हाइड्रोजन निकलते थे 2, मतलब वाटर अपना रिमूव हो जाता था, तो और इधर डबल बॉन्ड NZ आ जाता था, इधर अपना डबल बॉन्ड NZ आ जाता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने मेरे से की है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती होगी, नहीं तो अभी समझ लो, अभी भी समझा ही दिया है मैंने कि कोई भी कार्बोनाइल अगर कंपाउंड होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप से जब अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हैं, तो अमोनिया के डेरिवेटिव से 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन निकल के एक वाटर एलिमिनेट हो जाता है और NZ लग जाता है। तो इधर आपका फाइनली प्रोडक्ट A बन जाएगा जब आप
ग्लूकोज की रिएक्शन इससे कराओगे तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। ठीक है। और जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओ, जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराओ HCN से, तो आपको पता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस है। तो इसकी जब आप HCN से रिएक्शन कराओ तो आपको पता है HCN है तो क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। एल्डिहाइड एडिशन रिएक्शन शो करते हैं तो बस HCN की एडिशन होगी। देखो CN नेगेटिव, देखो H पॉजिटिव साइन का होता है, CN नेगेटिव साइन का होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज कहां अटैक करेगी, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज पे। देखो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है डेल्टा। ठीक है। तो अब CN नेगेटिव बस क्या करेगा, CN नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक कर देगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो CN नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा। CN नेगेटिव जब इस पे अटैक करेगा तो इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे और H जाके इधर बाद में लग जाएगा। तो फाइनली आपका कंपाउंड A बन जाएगा, जो कि मैंने आपका यही लिखा है कि CH एक जगह OH लग जाएगा, एक जगह CN लग जाएगा इस कार्बन पे ही। ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन आपको बता भी चुका हूं मैं पहले वैसे, लेकिन जिसने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको बता दूं कि साइनोहाइड्रिन क्या होते हैं। जब एक ही कार्बन से साइनाइड ग्रुप भी लगा हो और OH ग्रुप भी लगा हो तो उसको बोलते हैं, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं साइनोहाइड्राइंस। ठीक है। तो आपका साइनोहाइड्रिन बन जाता है। तो ये बेसिकली दो रिएक्शन थी जिससे हमने एक और चीज कंक्लूड होके निकलेगी अब बाहर। जब ये हमने ए टेस्ट से हमें क्या पता लगा, इस टेस्ट से हमें एक क्लैरिफाई हुआ, देखो इट कंफर्म प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। इससे हमें ए कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या पता लग गया, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि हाँ इसमें एक 6 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। उसके बाद हमने देखा, दूसरा टेस्ट हमने कराया, ऐसे 2 रिएक्शन कराई, तब हमें एक चीज और कंफर्म हुई कि उन 6 कार्बन में से एक कार्बन ऐसा है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा, सॉरी कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। अभी ये क्लियरिफाई नहीं हुआ है कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है आपका ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है। अब उसको नेक्स्ट टेस्ट में देखते हैं। तो सेकंड टेस्ट ये हो गया। उसके बाद आगे फिर हमने क्या किया, थर्ड रिएक्शन, ग्लूकोज की रिएक्शन कराई ब्रोमीन वाटर से। ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई। तब आपको पता है ब्रोमीन वाटर क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्कोहल्स को नहीं कर पाता क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो आपका ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। तो इस टेस्ट से आपको क्या पता लगता है कि इट कंफर्म प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। देखो कितने प्यारे टेस्ट होते जा रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा कि हाँ इसमें सिंगल चेन प्रेजेंट है, एक सिंगल कार्बन, मतलब हर एक कार्बन एक दूसरे से सिंगल ऐसे लीनियरली स्ट्रेट चेन में कनेक्ट है। उसके बाद आपने देखा कि हाँ इसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है ना। उसके बाद अब आपको ये भी तो देखना है, कार्बोनाइल ग्रुप तो दोनों में प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड में भी कीटोन में भी। तो एल्डिहाइड है कि कीटोन है, फिर हमने एक और टेस्ट कराया। अब आपको पता है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लेकिन कीटोन नहीं होते। ये चीज आपको अब तो बहुत आराम से क्लियर होगी जब आपने ऑर्गेनिक मेरे से की हुई है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लेकिन कीटोन नहीं होते। तो उसी प्रॉपर्टी का बस यूज किया हमने, एल्डिहाइड अपना ग्लूकोज लिया, इसकी हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई, तो हमने देखा कि जो अपने को एक ऐसा कंपाउंड मिला जो इसका मतलब इससे ऑक्सीडाइज होकर एक कंपाउंड मिला, तो ऑक्सीडेशन हो गई थी। तब हमें पता लगा कि जो आपका ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था, जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में, वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस तरह से और आगे क्लियर हो गया था कि जो ग्लूकोज में जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। क्लियर है। तो ये 3 टेस्ट हो गए। उसके बाद फोर्थ फिर हम आगे और चलते गए। उसके बाद हमने फिर आगे अटैक कराया। उसके बाद हमने क्या कराया, AC2O से अटैक कराया। ठीक है ना, अपने ईस्टर से अटैक कराया। ठीक है ना, ईस्टर से अटैक कराया। तो उससे क्या हुआ, आपके पास देखो एसिटाइल ग्रुप आपके पांचों, देखो OH ग्रुप हटेंगे, OH ग्रुप हटेंगे, सारे OH ग्रुप हट जाएंगे और OAC ग्रुप लग जाएंगे, OAC ग्रुप आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो OAC ग्रुप लग जाएंगे। तो एक टेस्ट और कराया फिर हमने, ग्लूकोज की AC2O से रिएक्शन कराई, तो आपके OAC ग्रुप लग जाएंगे OH की जगह पे। ठीक है, तो इस टेस्ट से क्या कंफर्म हुआ था, इस टेस्ट से एक कंफर्म हुआ था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2
3 4 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि इसके 5 मॉलिक्यूल्स यूज हुए थे, इसके 5 मोल्स यूज हुए थे, तब इसकी रिएक्शन कंप्लीट हुई थी। तो उससे हमें कंफर्म हो गया था कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है बात? तो ऐसे देखो सब कुछ चलता आया। उसका लास्ट आपका टेस्ट क्या हुआ, उसके बाद हमने फिर ग्लूकोज की रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड HNO3 से, कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड से। और आपको पता है कंसंट्रेटेड HNO3 आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तब आपका ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ग्लूकैरिक एसिड। क्या बन गया आपका, ग्लूकैरिक एसिड। कभी कभी नाम भी पूछ लेते हैं कि आपके जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे ग्लूकोज की, तब कौन सा एसिड बनेगा, ग्लूकोनिक। और जब निट्रिक एसिड से कराओगे तब आपका ग्लूकैरिक एसिड बनेगा। ठीक है ना? तो इस टेस्ट से आपको क्या पता लगा, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, कि उनमें से कोई एक ग्रुप तो ऐसा है, क्योंकि इसका एक मोल यूज हुआ था, तो उसमें ये पता लगा कि इसमें कोई, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कोई एक OH ग्रुप तो ऐसा प्रेजेंट है जो कि प्राइमरी अल्कोहल है। देखो बाकी सारे जितने भी अल्कोहल हैं आपके, बाकी जितने भी OH ग्रुप लगे हैं आपके, वो 2 डिग्री कार्बन लगे हैं, 2 डिग्री कार्बन लगे हैं। बस यही एक कार्बन है जो 1 डिग्री प्राइमरी है। तो इस टेस्ट से कंफर्म हुआ था कि जो इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ही कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री नहीं होते। ठीक है? तो प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल के बारे में पता लगा था। तो ये फाइनली सारे टेस्ट हुए थे जिससे हमें पता लगा कि हाँ भाई, ग्लूकोज में एक कार्बन की चेन है जो कि 6 कार्बन वाली है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंस है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इससे सब कुछ क्लियर हुआ था। कार्बोनाइल कंपाउंड जो था, कार्बोनाइल ग्रुप है, वो अपना एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन वाली चेन है, लीनियर कार्बन एक दूसरे स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसके सब ये सारी नॉलेज से बाद में स्ट्रक्चर आपका डिजाइन हुआ था। फिर हमने डिजाइन किया कि उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप था, तो हमने पहले एक एल्डिहाइड ग्रुप उसमें लगाया, फिर 5 उसमें OH ग्रुप लगाए, एक लीनियर चेन बनाई, ऐसे हमने काम अपना किया। ठीक है ना? और इस चलो एक चीज और बता देता हूं, बताना क्या, देख ही रहे हो इसमें कितने काइरल कार्बन है, 1 2 3 4। काइरल कार्बन क्या होते हैं, जब एक कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो तो उसको बोलते हैं काइरल कार्बन। देखो इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, एक CHO, एक OH, एक H और इधर भी एक डिफरेंट ग्रुप। तो जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो उनको बोलते हैं काइरल कार्बन। तो आपके 4 काइरल कार्बन इधर प्रेजेंस है, ये आपका काइरल कार्बन है नहीं है, क्योंकि इसके जो 2 बॉन्ड है वो सेम एटम से बने हैं, ओ सेम एटम से बने हैं, तो ये काइरल कार्बन नहीं है। काइरल कार्बन बस आपका क्या होता है, काइरल कार्बन आपका होता है कार्बन जिसने 4 बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप से आपके बनाए हो, ABCD, मतलब A ग्रुप कोई और है, B ग्रुप कोई और है, C ग्रुप कोई और है, D ग्रुप कोई और है। लेकिन इसमें इस कार्बन ने दोनों बॉन्ड, मतलब 2 बॉन्ड सेम एटम से बनाए, 2 बॉन्ड आपके हाइड्रोजन से बने, तो ये आपका काइरल कार्बन नहीं है। और ये तो क्लियरली है कि नहीं है, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, 4 सिंगल बॉन्ड तो बन ही नहीं रहे हैं। तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फाइनली आया था। ये टेस्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो इनको भी ध्यान में रखना। ठीक है ना? तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है ना? अभी बहुत कुछ करना है इसमें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आता हूं आपके लिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ भाई लोग, तो चलो यार लास्ट स्लाइड करते हैं आज के लेक्चर की। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स करेंगे। ग्लूकोज कर चुके हैं, थोड़ा सा और देखते हैं ग्लूकोज को, फिर करेंगे आज हम फ्रक्टोज के बारे में और कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे सुक्रोज के बारे में, उसके बाद हम करेंगे माल्टोस के बारे में, फिर करेंगे लैक्टोस के बारे में। मतलब आज आपके बायोमोलिक्यूल्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं वो कवर हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स लगभग आपका 95% कवर हो जाएगा, 5% देखते हैं। अगर अपना लेक्चर ज्यादा लेंथी ना हुआ तो हम नेक्स्ट स्लाइड लेके आएंगे, नहीं तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट कर देंगे, जैसा होता है देखते हैं। पहले इसको खत्म करते हैं। तो देखो हमने ग्लूकोज के बारे में काफी कुछ देख लिया था, उसका स्ट्रक्चर बना लिया था, हमें पता लग गया था कि उसका स्ट्रक्चर ए था। हमने स्ट्रक्चर देखा था ग्लूकोज का, इतना देख चुके हैं।
तो गाइस अब प्रॉब्लम क्या आई, देखो जो एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था ये लगभग सारी प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की डिफाइन कर देता है। मतलब अगर ग्लूकोज की 100% प्रॉपर्टीज हैं, अगर ग्लूकोज की 100% जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं अगर उसको हम 100% माने तो 99% जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, 99% जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो ए स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है। लेकिन 1% ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो ये स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद जो अपने केमिस्ट हैं उन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया, इसके स्ट्रक्चर पे रिसर्च करना और स्टार्ट की। तब उनको जाके एक चीज और क्लियर हुई कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है और साइक्लिक फॉर्म में इंटर कन्वर्ट भी होता रहता है, कि मतलब ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। देखो क्या होता है, देखो जो आपका एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज गाइस याद रखना ग्लूकोज 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता। कौन सा? 2,4 डीएनपी टेस्ट। आपको मैंने वैसे जस्ट अभी इससे पहले वाला लेक्चर था, मेरा लास्ट लेक्चर था ऑर्गेनिक की सीरीज का, जिसमें मैंने आपको सारे टेस्ट कराए थे। तो उसमें सारे टेस्ट में एक डीएनपी टेस्ट भी मैंने आपको कराया था। मैंने आपको बताया था 2,4 डीएनपी टेस्ट कौन देते हैं, सारे एल्डिहाइड और कीटोन 2,4 डीएनपी टेस्ट देते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको डीएनपी टेस्ट देना चाहिए था, लेकिन जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई इससे 2,4 डीएनपी से तो पता लगा कि ये डीएनपी टेस्ट दे ही नहीं रहा है, जो कि हर एक डीएनपी मतलब हर एक कार्बोनाइल कंपाउंड 2,4 डीएनपी टेस्ट देता है। तो उससे कंक्लूजन आया कि अच्छा मतलब कि इसका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता तो 2,4 डीएनपी टेस्ट जरूर देता। ठीक है, 2,4 डीएनपी टेस्ट जरूर देता, तो या अनसैचुरेशन टेस्ट भी जरूर देता। एडिशन मतलब एडिशन रिएक्शन नहीं हो पा रही थी, तब उससे हमें पता लगा कि ना भाई इसमें जो इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कहीं ना कहीं तो इंटर कन्वर्ट हो रहा है, गायब हो जा रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। तब हमने उसका पता लगा कि अच्छा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है, ये स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्ट भी होते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एक बनाया जाता है। क्लियर है बात इधर तक? तो देखो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, देख के डरो ना, बस देखते जाओ, मुझे बहुत बच्चों जैसा काम है। बस देखो गाइस इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो जो सेकंड लास्ट कार्बन है आपका ग्लूकोज का, इसमें जो लोन पेयर है, इसके लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करते हैं। देखो कार्बन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पे लोन पेयर है इस सेकंड लास्ट OH पे। तो ये क्या करता है? AOH इधर अटैक करता है, AOH इधर अटैक करता है। अब ये ना कहना कि भैया इसने क्यों नहीं किया, इसने क्यों नहीं किया। ये इसलिए नहीं करते क्योंकि जब हम इधर से अटैक करते हैं, जब हम इस कार्बन से अटैक करेंगे तो हमें 6 मेंबर वाली रिंग मिलेगी, और आपको पता है कि 6 मेंबर वाली रिंग ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 5 मेंबर या 2 या 3 मेंबर वाली, है ना। 2 मेंबर वाली तो रिंग ही नहीं होगी, 3 मेंबर वाली। ठीक है, इधर से 3 मेंबर वाली रिंग बन सकती थी, इधर से 5 मेंबर, इधर से 6 मेंबर वाली और इधर से 5 मेंबर वाली। तो जो जितना ज्यादा हमें स्टेबल कंपाउंड मिलेगा उतना हम स्टेबल बनाएंगे, तो इसलिए अटैक इधर से होता है। तो सेकंड लास्ट कार्बन अटैक करेगा। ठीक है, जब सेकंड लास्ट कार्बन देखो अटैक ऑक्सीजन का अटैक होगा तो क्या होगा? देखो अटैक करा दो बस, सिंपल सा कैसे होगा। जब ये इस पे अटैक करेगा, जब ये ऑक्सीजन इस पे, ऑक्सीजन के लोन पे इस पे अटैक करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनने लग जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनने लग जाएगा और ए बॉन्ड तोड़ने लग जाएगा, ऑक्सीजन पे O नेगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे O नेगेटिव आ जाएगा और इधर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों प्लस चार्ज आ जाएगा? क्योंकि इसने एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया है और एक अब कार्बन से भी बना लिया। जब अटैक करेगा तो अब इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि पॉजिटिव चार्ज 2 तरीके से ले आ सकते हैं, एक तो उसमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो तब पॉजिटिव चार्ज आता ही है, एक पॉजिटिव चार्ज हम ऐसे भी ले आ सकते हैं जब एटम अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाए तब भी पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऑक्सीजन वैसे 2 बॉन्ड बनाता है लेकिन इधर 3 बना रहा है, पहला एक इधर, दूसरा हाइड्रोजन से, तीसरा जब इससे अटैक करेगा तो एक बॉन्ड और ऐसे बनता था। तो इसलिए उसके बाद क्या होगा, देखो होता क्या है, बना ही देता हूं, एक बार बना देता हूं।
देखो ए अटैक होता है, ए ऐसे ओ लग जाता है ना, लोन पेयर जाके इससे कनेक्ट हो जाता है और इधर एच अपना होता है, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे अब क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस करके अब इधर से, अब देखो जब इधर बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड इधर से, जब इधर बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बात? देखो सिंपल सा क्या हुआ, OH था इधर, OH का जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर थे उसने इस पर अटैक किया तो इसके डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये अपना बॉन्ड बन गया और इधर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक पॉजिटिव चार्ज अपना न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, इस H से सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो ये H पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है। जो इस पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो H पॉजिटिव आपका रिलीज हो जाएगा। तो जो H पॉजिटिव आपका निकलेगा वो जाके बस इधर अटैच हो जाएगा। तो ऐसे अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये देखा गया था कि जो आपका फिफ्थ कार्बन पे जो OH है वो कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करता है और ऐसे आपका अब OH आपका कहां जाएगा, OH इधर आ जाएगा, ठीक है ना। इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन निकालना जरूरी था क्योंकि ऑक्सीजन का हमें पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, तो H पॉजिटिव निकला और OH इधर आ गया। तो ऐसे आपका आगे ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं मैंने ऐसे लिखे हुए हैं, तो ऐसे आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। पहली बात ये समझ आया कि अटैक कैसे हो रहा है, फिर आगे आपको बताता हूं साइक्लिक स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है। पहले ये बताओ अटैक समझ आया, क्या होगा, फिफ्थ कार्बन का जो फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप पे, तो इसका ऑक्सीजन पे जो डबल बॉन्ड था वो इधर O नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर से H पॉजिटिव जाएगा और इधर अटैच हो जाएगा और इधर ये बॉन्ड तो बन ही गया और इधर OH लग जाएगा। तो पहला काम तो ये हो गया, ठीक है ना। अब चलो मैं इसको वापस वैसे लिख देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अब आप समझ गए हो तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है ना। तो ये आपका डबल बॉन्ड इधर था, ठीक है ना, बस इतना ही था। तो ये आपका अटैक हो जाएगा, अटैक का चलो सिग्नल भी बना देते हैं, तो ये आपका अटैक होने का दिखाया मैंने, ठीक है। तब आपका फाइनली क्या होगा, बस इस कार्बन पे अब क्या आ जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप हट के OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो दो आपके इस इधर आपको दो फॉर्म मिलेंगी साइक्लिक में, दो फॉर्म मिलेंगी साइक्लिक में। क्यों दो फॉर्म मिलेंगी, क्योंकि जो है आपका कार्बन है, ये जो आपका कार्बन था, एक इसकी हाइब्रिडेशन क्या थी, sp2, इसकी हाइब्रिडेशन क्या थी, S की हाइब्रिडेशन sp2 थी, प्लेनर स्ट्रक्चर था, sp2 हाइब्रिडेशन है ना इसकी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर। तो OH जो है अबव द प्लेन भी, देखो प्लेन में एक ही प्लेन में है, तो OH इधर से भी अटैक कर सकता है, OH इधर से भी अटैक कर सकता है और OH इधर से भी अटैक कर सकता है। तो बस फाइनली गाइस क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले ए लिंकेज तो बनेगी दोनों में ही, ए लिंकेज तो दोनों में ही बनेगी, बस एक बार क्या होगा, एक बार OH ग्रुप इधर आ जाएगा, एक बार OH ग्रुप लेफ्ट साइड आएगा, एक बार OH ग्रुप राइट साइड आएगा। बाकी देखो बाकी सब तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया, बस एक बार OH ग्रुप आपका इस साइड आ जाएगा, एक बार OH ग्रुप आपका इस साइड आ जाएगा, क्योंकि एक बार इधर से अटैक हो सकता है और एक बार इधर से अटैक OH का हो सकता है। तो दो साइड से अटैक हो सकता था, इसलिए दो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आपको दो फॉर्म मिलती हैं, दो फॉर्म मिलती हैं। तो एक है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा है बीटा डी ग्लूकोज। पहले बताओ साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ आया, इसको अभी इसमें भी कन्वर्ट करेंगे हैवरोथ स्ट्रक्चर्स में, ठीक है ना, यही मेन आती हैं वैसे तो, लेकिन इसी से आप इसको अगर ये बना लोगे तो ये तो अपने आप बन जाएगा, बच्चों वाला काम है। तो सबसे पहले आप क्या फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, आराम से आंखें बंद करो एक बार, फिर से आंखें खोलो। अब क्या, ध्यान से सुनो मेरी बात, बस सबसे पहले आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो सिंपल है, बस उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड लास्ट जो कार्बन है मतलब फिफ्थ कार्बन है, उसका जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा। तो इधर से जो ऑक्सीजन ग्रुप जो OH ग्रुप है इसका जो H पॉजिटिव है वो रिलीज होके उधर चला जाएगा, तो उधर OH ग्रुप लग जाएगा और इधर अपनी OH लिंकेज लग जाएगी। अब बस आपके दो फॉर्म बनेगी, एक में OH आपका इधर रहेगा और एक में आपका OH इधर रहेगा। तो उसी के फॉर्म में अब हम उसको दो क्लासिफाई करेंगे, एक है उसकी, एक को बोलेंगे अल्फा फॉर्म और दूसरे को बोलेंगे बीटा फॉर्म, ठीक है। दोनों देखो, डी तो दोनों में ही आया, डी तो दोनों में ही आया, क्यों, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन जो था अपना, सेकंड लास्ट कार्बन था
वो अपना कहा था लेफ्ट पोजीशन में, सेकंड लास्ट कार्बन अपना कहा था, सॉरी सेकंड लास्ट कार्बन अपना राइट पोजीशन पे था, तो इसलिए दोनों ही है डी ग्लूकोज। लेकिन अब आगे भी हमने और बात कर ली कि अल्फा का मतलब कहां से आया, तो देखो अल्फा, इसमें आया अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें आया बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर है बात? देखो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा कब आएगा? अल्फा तब आएगा जब जो है अपना कार्बन है, जो अपना फर्स्ट कार्बन है, उसमें जब OH जो है आपका OH ग्रुप अगर इस डब्बे के अंदर हो, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, जो इस बॉक्स के अंदर हो, स्क्वायर के अंदर हो, जब OH ग्रुप आपका स्क्वायर के अंदर हो, फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप है, तब हम अल्फा लगाते हैं, तब हम अल्फा लगाते हैं। और अगर OH आपका फर्स्ट कार्बन पे जो OH है वो डब्बे से बाहर हो, मतलब इस डब्बे से बाहर हो, बॉक्स से बाहर हो, तो उसको लगाते हैं, उसको कहते हैं बीटा फॉर्म। मतलब जब अल्फा कब बोलते हैं? जब आपका फर्स्ट कार्बन पे जो OH है वो डब्बे के अंदर हो, तब अल्फा फॉर्म, जब डब्बे के बाहर हो OH, तब आपका बीटा फॉर्म। तो ये आपका एक अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, एक बीटा डी ग्लूकोज बनता है। तो ये दो फॉर्म है, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो एक्चुअल में इस कारण 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि वो एल्डिहाइड ग्रुप होता तो दे देता, लेकिन बाद में हमने देखा अच्छा है तो इंटर कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने देखो इसमें अब आपको कोई एल्डिहाइड ग्रुप तो है नहीं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं जल्दी जल्दी, कभी ये बन रहा है कभी ये बन रहा है, तो इसके बनने के कारण ही 2,4-DNP टेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें कोई एल्डिहाइड या कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आपकी अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज ऐसे बन जाता है। अच्छा, जो आपका अल्फा बीटा जो फॉर्म है, अल्फा बीटा जो आपकी फॉर्म है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एपीमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हमने इनैंशोमर्स किए थे, है ना, इनैंशोमर्स किए थे कि इनैंशोमर्स आपस में क्या, इनैंशोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। तो इसी तरह ये दोनों क्या है? आपस में एपीमर्स हैं। ये दोनों आपस में क्या है? इन दोनों में रिश्ता क्या है? ये दोनों आपस में एपीमर्स हैं। देखो एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स क्या होते हैं? जब दो स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना, जब दो स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, जब दो स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक कार्बन के कारण डिफरेंस आए, तब उनको बोलते हैं एपीमर। आई होप अभी नहीं क्लियर हुआ होगा। देखो कैसे, देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो, देखो इस कार्बन पे देखो सेम ग्रुप लगे हैं, इधर भी और इधर भी, है ना। जैसे देखो इस कार्बन से इधर CH2OH लगा है, इधर H, और इधर एक अपना ईथर लिंकेज गई है, तो इधर भी ऐसे ही है, ठीक है ना। और इस कार्बन पे भी देखो जैसे इधर ग्रुप लगे हैं वैसे इधर भी लगे हैं, इस कार्बन पे भी ऐसे जैसे इधर लगे हैं वैसे इधर लगे हैं, इधर जैसे लगे हैं ऐसे इधर लगे हैं। बस एक कार्बन ऐसा है जिसने इन दोनों स्ट्रक्चर को डिफरेंट कर दिया, जिसने इन दोनों स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंट कर दिया। मतलब जैसे अगर आप मानो, अच्छा एक चीज और, चलो पहले इसको देख लो। देखो जैसे आप मानो कि अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, RS की बात कर लेते हैं, जैसे इसकी मान लो सपोज इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, तो इधर भी R है, इधर भी R मान लेते हैं, ठीक है। वैसे मैं कुछ भी ले रहा हूं, ठीक है ना। तो R है तो इधर भी R है और इधर भी R मान लेते हैं। चलो आपके R ही हो गए, ठीक है ना। वैसे ही मैंने लिखा है, ठीक है ना, मैं बिना कुछ रूल को बिना फॉलो किए लिख रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं। तो देखो इधर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? R ही रहेगी, इधर भी R ही रहेगी, इधर भी R ही, इधर भी R ही, इधर S हो जाएगी। देखो ये चारों कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है दोनों में, क्योंकि सेम पोजीशन, सेम साइड में ही OH और H है इस चार पोजीशन पे, ठीक है। तो ए आपकी जो R है, ये जो चार कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, बस इन दोनों कंपाउंड में फर्क क्या आया? सिर्फ एक कार्बन के कारण इनकी कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग हो गई, तो उन्हीं को बोलते हैं एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? द पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच आर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफर होता है ड्यू टू ओनली वन कार्बन दैट आर कॉल्ड एपीमर्स। जैसे ये दोनों आपस में एपीमर क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट कार्बन के कारण ये दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो जा रही है। सपोज अगर ये R हो जाता, फिर तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम होती, फिर आपस में एपीमर ना होते। इसमें सिर्फ एक कार्बन है जिसके कारण इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। तो जब एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण
दो मॉलिक्यूल्स में कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ रहा है, तब उसको बोलते हैं एपीमर्स। क्लियर है बात? तो ये दोनों आपस में एपीमर्स हैं। क्लियर है? अच्छा, अल्फा बीटा फॉर्म्स आर एपीमर ऑफ ईच अदर। किस एपीमर्स एक दूसरे के हैं, अल्फा बीटा एक दूसरे के एपीमर है, किस कार्बन पे है, ए बी पूछ लेते हैं। तो किस कार्बन पे है? एट C1, मतलब पहले कार्बन से ए एपीमर की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। पहले कार्बन से है ना, क्योंकि पहले कार्बन में इसमें OH इस साइड है, इसमें इस साइड है, बाकी सारे ग्रुप तो सेम लगे हैं। सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सब में सेम जगह, दोनों में सेम पोजीशंस पे अपने OH और H लगे हैं। अगर इस साइड इसमें OH, अगर इसमें इधर OH है, इधर H है, तो इसमें भी OH इधर है, H इधर है, तो बाकी सब चीजें तो सेम है, बस फर्स्ट कार्बन से ए एपीमर्स की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं एपीमर्स। ठीक है ना? अच्छा गाइस, कभी तो एक चीज और आती है, एक चीज और आती है, उसको बोलते हैं एनोमर्स। क्या होता है? एनोमर्स। देखो इसको इरेज कर देते हैं ना, ये तो एग्जांपल ली थी। तो एक चीज और आती है एनोमर्स। देखो एपीमर्स, देखो एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स एक स्पेशल टाइप होते हैं एपीमर की। एनोमर क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप होते हैं एपीमर्स की। एपीमर्स ही होते हैं, एनोमर्स इज इक्वल टू एपीमर, बट एनोमर एक स्पेशल टाइप होती है एपीमर की। मतलब एक अगर कहें कि ऑल एपीमर्स आर इन एनो, देखो क्या होता है, देखो एनोमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स की, एनोमर्स एपीमर की एक स्पेशल टाइप होते हैं। अगर हम ये कहें, मतलब कहना ये अच्छा रहेगा, अगर हम ये कहें कि क्या सारे एपीमर्स एनोमर्स होते हैं? क्या सारे एपीमर्स एनोमर्स होते हैं? नहीं होते। क्या लेकिन सारे एनोमर्स एपीमर होते हैं? यस, क्योंकि एनोमर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ एपीमर्स। ठीक है, एनोमर एक कोई स्पेशल टाइप है एपीमर की। क्लियर है बात? देखो एनोमर्स होते क्या हैं? एनोमर्स क्या होते हैं? देखो ये आपका क्या बना, ये आपका क्या है? हेमीहेसिटल बना। हेमीहेसिटल पता है ना आपको? हेमीहेसिटल क्या होता है? हेमीहेसिटल क्या होता है? जब एक कार्बन पे ही अगर आपका ईथर ग्रुप भी हो और OH ग्रुप भी लगा हो, तो उसको बोलते हैं हेमीहेसिटल। उसको बोलते हैं हेमीहेसिटल। ठीक है, एक कार्बन पे ही अगर आपका ईथर ग्रुप भी लगा हो और OH ग्रुप भी लगा हो, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेमीएसिटल। तो एनोमर्स क्या होते हैं? जब हेमीएसिटल कार्बन पे, जब हेमीएसिटल कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही हो, तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनोमर्स। ठीक है ना, उनको बोलते हैं एनोमर्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? एनोमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? किसी भी कार्बन, किसी भी एक कार्बन, चाहे फोर्थ कार्बन पे हो, चाहे 2 कार्बन पे हो, किसी भी एक कार्बन के कारण कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो, तब उनको बोलते हैं एपीमर। लेकिन एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स क्या होते हैं? जब ए अपने क्या होता है? ए होता है एनोमेरिक कार्बन, जो है मतलब हेमीएसिटल वाला कार्बन होता है, इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो सिंपल सी बात, पहली बात तो आपके लिए आप ऐसा भी याद रख सकते हो, एपीमर इज इक्वल टू एनोमर्स। पहली बात तो ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। एपीमर क्या होता है? एपीमर किसी भी एक कार्बन के कारण अगर उसकी दो कंपाउंड्स के बीच में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है, तब उनको बोलते हैं एपीमर्स, किसी भी एक कार्बन पे हो। लेकिन एनोमर्स क्या होते हैं? सिर्फ अगर एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण अगर दो कंपाउंड डिफरेंट हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं एनोमर्स। उनको बोलते हैं एनोमर्स। क्लियर है बात? तो अब देखो इन केस में क्या है? इन केस में देखो ये दोनों आपस में एपीमर हैं, तो एक्चुअल में देखो इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि आपस में एनोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन पे ही ये क्या है? आपस में फर्स्ट कार्बन के कारण ही इन दोनों में कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। तो इस केस में एपीमर इज इक्वल टू एनोमर्स। क्योंकि मतलब एक और सिंपल वर्जन ये भी कह सकते हो, एपीमर ड्यू टू द एपीमर फॉर्म, मतलब एपीमर्स का बनना ड्यू टू एट कार्बन, मतलब C1 कार्बन के कारण एपीमर्स का बनना, उसको ही हम बोलते हैं एनोमर्स। उसको ही हम बोलते हैं एनोमर्स। जैसे देखो
आपको आगे ना मैं गैलेक्टोस कराऊंगा, गैलेक्टोस और ग्लूकोस। देखो ग्लूकोस आपको पता है, ग्लूकोस आपका ये होता है, ये आपका ग्लूकोस होता है, इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर बताऊंगा। देखो ये दोनों आपस, देखो ग्लूकोस और गैलेक्टोस आपस में क्या होते हैं, एपीमर होते हैं। ग्लूकोस और गैलेक्टोस आपस में क्या होते हैं, एपीमर होते हैं। देखो बस होता क्या है ग्लूकोस और गैलेक्टोस में, देखो ग्लूकोस में OH आपका फोर्थ कार्बन, देखो ये आपका फोर्थ कार्बन है, देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, तो बस ये आपका ग्लूकोस है। तो बस गैलेक्टोस में क्या होता है कि फोर्थ कार्बन पे आपका OH इधर होता है, OH इधर होता है और H इधर होता है, OH इधर होता है, H इधर होता है, ए होता है आपका गैलेक्टोस। बस यही फर्क है गैलेक्टोस और ग्लूकोस में। तो ए आपके क्या है, पहले जो हमने देखा था वो ग्लूकोस था और ये आपका गैलेक्टोस है। तो ए भी दोनों क्या है, आपस में एपीमर्स हैं। लेकिन क्या ये एनोमर्स है, नहीं है, क्योंकि एनोमर्स क्या होते हैं, एपीमर है ना, पहली बात एपीमर किस कार्बन के कारण है, C4 कार्बन के कारण। लेकिन क्या ये एनोमर्स है, नहीं है, क्योंकि एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स आर द स्पेशल केस ऑफ एपीमर। और स्पेशल केस की कंडीशन क्या है कि एनोमर्स क्या होते हैं, जब एनोमेरिक कार्बन के कारण कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही हो तो उसको बोलते हैं एनोमर्स। लेकिन इधर कॉन्फ़िगरेशन फोर्थ कार्बन करके चेंज हो रही है, एनोमेरिक कार्बन करके नहीं हो रही है, तो इसलिए एनोमर्स नहीं है लेकिन एपीमर्स हैं। लेकिन इस केस में, इन केस में जो हमने पहले देखा था, ठीक है, जो हमने पहले देखा था, अब ये तो अपना हमने गैलेक्टोस भी ले लिया बीच में कि आपको क्लैरिफाई कर दूं। तो जो हमने पहले देखा था, ये अपना जो केस था, ठीक है ना, तो इसमें जो है, इसमें आपका क्या है, सॉरी वेट ए मिनट, तो इसमें जो आपका क्या है, इसमें आपका एपीमर ही एनोमर है। क्यों, क्योंकि एपीमर क्या होते हैं, जब किसी भी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर हो तो उसको बोलते हैं एपीमर। और एनोमर्स क्या होते हैं, जब फर्स्ट कार्बन पे डिफर हो। तो इसमें देखो पहली बात तो एपीमर की कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि किसी एक कार्बन पे डिफर है, तो हाँ इसमें फर्स्ट कार्बन पे दोनों में कॉन्फ़िगरेशन डिफर है। और इसमें एनोमर की कंडीशन भी सिंप्लीफाई क्लियर हो रही है कि फर्स्ट कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन जब डिफर होती है तब उसको बोलते हैं एनोमर्स। तो इसमें इसको हम एपीमर्स भी बोल सकते हैं, इनको आपस में एनोमर्स भी बोल सकते हैं। इसको लेकिन ग्लूकोस और गैलेक्टोस को हम क्या बोलेंगे, एपीमर्स बोलेंगे, एनोमर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन फोर्थ कार्बन करके डिफरेंट है, इनमें कॉन्फ़िगरेशन फोर्थ कार्बन करके डिफरेंस है। और अगर किसी भी कार्बन के कारण कॉन्फ़िगरेशन डिफर हो तो उसको एपीमर बोलते हैं। और अगर फर्स्ट कार्बन के कारण कॉन्फ़िगरेशन डिफर हो तो उसको एनोमर्स बोलते हैं। क्लियर है, तो उसमें बस एनोमर्स में कंडीशन लग जाती है, एनोमर्स में एक कंडीशन लग जाती है। देखो फर्स्ट कार्बन पे कारण अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही थी, फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही थी तो है तो एपीमर तब भी हो, क्योंकि एपीमर में तो किसी भी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो एपीमर ही होता है। लेकिन इस केस में एपीमर भी है और एनोमर भी है, क्योंकि एनोमर क्या है, एक स्पेशल केस है उसका एपीमर का। आई होप क्लियर है, बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है, दो तीन बार रिपीट कर चुका हूं, आई होप क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो देखो एक आपका अल्फा डी ग्लूकोस होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट याद रख लेना, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन, 419 केल्विन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। तो इधर से एक बात और कंक्लूड कर सकते हो कि आपको पता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बीटा डी ग्लूकोस ज्यादा स्टेबल होता है अल्फा डी ग्लूकोस से, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोस ज्यादा स्टेबल होता है अल्फा डी ग्लूकोस से। क्लियर है बात, ठीक है ना। अब देखो इसके अब हम हॉवरोथ स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक हॉवरोथ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया था कि इसको हम, इस स्ट्रक्चर को हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, जैसे हमने करते थे ना हम बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है, ऐसे हम फिशर प्रोजेक्शन हमने किया था। तो अब इसके एक और भाई साहब आए थे जिन्होंने एक अलग वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो देखो इसको बनाना बहुत आसान है, बस देखो आपको क्या करना है, बस सबसे पहले क्या करो, 6 मेंबर वाली एक हेक्सागोनल रिंग बना दो। तो बस सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 मेंबर वाली आपने हेक्सागोनल रिंग बनाई, उसमें बस एक फर्स्ट कार्बन पे आप ऑक्सीजन अटैच कर दो, फर्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन, बाकी पे कार्बन है, ठीक है। उसके बाद बस आप क्या करोगे, देखो बस सिंपल सा काम याद आपको क्या करना है, बस पहले क्या करो, 6 कार्बन वाली आप क्या करो, हेक्सागोनल रिंग बना दो।
तो बस आप क्या करोगे, 6 कार्बन वाली ऐसे हेक्सागोनल रिंग बना दोगे। उसके बाद बस क्या करो, हर एक कार्बन पे ऐसे वर्टिकल लाइन मार दो, हर एक कार्बन पे ऐसे वर्टिकल लाइन मार दो, काम खत्म। बस इतना करना है, ठीक है। ये आप वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रही है ना, वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बॉन्ड्स। बस अब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो अब आपको क्या करना है, जैसे हम अल्फा डी ग्लूकोज का होवर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो बस आपको क्या करना है, जो ग्रुप डब्बे के अंदर है, जो ग्रुप्स आपके डब्बे के अंदर हैं, उनको बस कहां लिखना है, उनको डाउन लाइन के, देखो उनको लाइन के डाउन साइड पे लिखना है। देखो लाइन की 2 साइड है, एक अप साइड है, एक डाउन साइड। तो लाइन के डाउन साइड पे जो डब्बे के अंदर है, जो डब्बे के अंदर है, जो मतलब जो भी ग्रुप आपके बॉक्स के अंदर है, उनको लाइन के नीचे वाले साइड पे लिखेंगे। तो देखो इस कार्बन पे फर्स्ट कार्बन है अपना, है ना, ये अपना फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन पे आपका OH कहां है, डब्बे के अंदर, तो इसको हम बिलो द लाइन लिखेंगे, और H को जो डब्बे के बाहर होगा तो उसको अबव द लाइन लिखेंगे। क्लियर है बात। तो सेकंड कार्बन देखो, सेकंड कार्बन पे OH डब्बे के अंदर है, तो इसको नीचे लिखेंगे और इसको ऊपर। थर्ड कार्बन पे OH आपका डब्बे के बाहर है, तो डब्बे के बाहर होगा तो OH आपका ऊपर आएगा। अब पहले OH आपके नीचे आ रहे थे क्योंकि डब्बे के अंदर था, अब OH आपका ऊपर आएगा क्योंकि डब्बे के बाहर है। बस ऐसे आप स्ट्रक्चर लिख दोगे। तो उसके बाद फोर्थ कार्बन पे OH डब्बे के अंदर इस करके नीचे, ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ कार्बन पे देखो, ये आपका फिफ्थ कार्बन है, ठीक है ना, ये आपका देखो, ये आपका फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो आपका फिफ्थ कार्बन है, तो फिफ्थ कार्बन पे 2 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन और एक CH2OH। तो बस इधर याद रख लो कि फिफ्थ कार्बन पे जो देखो, फिफ्थ कार्बन पे जो CH2OH ग्रुप है, ये ऊपर ही आता है, ये ऊपर आता है और हाइड्रोजन ग्रुप नीचे आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ना डब्बे के अंदर है, ये डब्बे के ना अंदर है ना बाहर है, कहीं भी नहीं है। तो इसलिए भारी वाला जो है ये ऊपर आता है और हाइड्रोजन हल्का सा है, ये बेचारा नीचे आता है, ठीक है। बस क्लियर है। बाकी डब्बे के अंदर वाले में क्या करना है, बस डब्बे के अंदर जो हो वो नीचे और डब्बे के बाहर हो जो वो ऊपर, और इन दोनों में क्या करेंगे, जो भारी वाला है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे अब चलो इसको बना के देखते हैं। बीटा डी ग्लूकोज का हम होवरथ स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले आप हेक्सागोनल रिंग बनाओगे, हर एक में बॉन्ड लाइन बनाओगे, ठीक है। उसके बाद बस देखते हैं OH कब ऊपर लगाएंगे कब नीचे। तो देखो इसमें क्या है, इसमें देखो हाइड्रोजन डब्बे के अंदर है तो हाइड्रोजन कहां आएगा, बिलो, और OH डब्बे के बाहर है तो इसलिए अप आएगा। तो इसमें देखो इन दोनों में फर्स्ट कार्बन में ही डिफरेंस है, फर्स्ट कार्बन में ही डिफरेंस है। इसमें OH नीचे है, इसमें OH ऊपर है, इसलिए दोनों एपीमर्स हैं या एनोमर्स हैं। एपीमर्स ही इक्वल टू एनोमर्स है इस केस में, इस केस में नहीं था, इस केस में है, ठीक है ना। इस जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करें तो नहीं है, लेकिन हम इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो है, ठीक है। तो आपका ऐसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब इसमें देखो OH आपका डब्बे के अंदर है तो बिलो द प्लेन, ठीक है ना, बिलो द लाइन। OH आपका डब्बे के बाहर है तो अबव, ठीक है। OH आपके डब्बे के अंदर तो नीचे, और उसके बाद तो ये CH2OH ग्रुप ऊपर ही आएगा, H आपका नीचे ही आएगा। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो। मतलब सिंपल सी बात फाइनली ये कि जो डब्बे के अंदर है उसको, जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसमें बिलो लिखना है, बस और कुछ नहीं। और जो आपका फिफ्थ कार्बन होगा उसमें CH2OH ग्रुप को आपको ऊपर लिखना है, जो बाहरी वाला होगा, क्योंकि इसमें डब्बे से तो हम बता नहीं सकते क्योंकि ना डब्बे के अंदर है ना बाहर है, ये तो अलग ही है, ठीक है ना। तो बस इसको ऊपर रखना है, तो इन दोनों में हमने ऊपरी रखा। बाकी इनमें OH और H में आप समझ आ गया कि कब ऊपर रखेंगे कब नीचे रखेंगे। जो डब्बे के अंदर बस उसको नीचे, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होवरथ स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, होवरथ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इनको पायरनोस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, पायरनोस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि अब इस कंपाउंड की रिसेंबल से बना, इस कंपाउंड ए होता है पायरनोस, तो इस स्ट्रक्चर की रिसेंबल से बना था। इस स्ट्रक्चर की रिसेंबल मतलब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया था, तो ये होता है पायरन। तो इसके अकॉर्डिंग ही बना था, इसलिए इस ग्रुप की मतलब इस कंपाउंड की रिसेंबल्स में कंपाउंड अपने बने थे। इसको एक एज ए बेस मतलब आधार लेके, एक बेस लेके एक कंपाउंड हमने बनाए थे। तो इसी कारण इनको पायरनोस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरनोस, इनको पायरनोस स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप रख सकते हो, वैसे ज्यादा काम का नहीं है लेकिन आप रख सकते हो, रखना है तो, ठीक है।
तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। आई होप ग्लूकोज तक क्लियर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना क्लियर है। अभी और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे और क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। पहली बार कर रहे हो तो डिजेस्ट करने में टाइम तो लगेगा थोड़ा, क्योंकि पहली बार कर रहे हो। बस एक बार पूरी सीरीज देख लोगे इधर तक, तो इधर तक पहुंच जाओगे, सब काफी कुछ देख लोगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है। अब देखो एक चीज और है, म्यूटा रोटेशन। देखो म्यूटा रोटेशन क्या है, तो म्यूटा रोटेशन आपके वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट है। तो देखो म्यूटा रोटेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सा, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता। देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। देखो जैसे अल्फा डी ग्लूकोस है, अब आपको मैंने आपको जब आइसोमेरिज्म कराया था तब उधर मैंने आपको बताया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं एक सर्टन एंगल से। आई होप क्लियर होगा अभी तो बस आपको पता है कि ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो ग्लूकोज अपना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसमें भाई देखो ना 4 कार्बन है, 4 का इधर कार्बन है। ठीक है, अच्छा इधर एक चीज बात और भी कर लेते हैं। देखो जो इसका लीनियर स्ट्रक्चर था, इसका जो लीनियर स्ट्रक्चर था, इसमें कितने काइरल कार्बन थे, 4 काइरल कार्बन थे। इसमें कितने काइरल कार्बन थे, 4। तो इसमें 4 काइरल कार्बन थे। तो अगर आपसे पूछे कोई कि इसके मतलब कितने आपको कॉन्फ़िगरेशंस मिल सकती हैं, या ये पूछे कितने ऑप्टिकल आइसोमर मिल सकते हैं, तो आपको सिंपल सी पता है कि ये क्या है, इसमें क्या कितने आइसोमर मिल सकते हैं, 2 दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, बस नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर वाला, बस n क्या है आपका, नंबर ऑफ काइरल कार्बन, तो 2 दी पावर 4, 2 दी पावर 4 आपको इसके ऑप्टिकल आइसोमर मिल सकते हैं। तो 2 दी पावर 4 कितना होगा, 16। तो 16 कॉन्फ़िगरेशन मिल सकती हैं आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स की, 16 कॉन्फ़िगरेशन मिल सकती हैं आपको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। तो ये बात क्लियर है। अच्छा इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें 5 काइरल कार्बन होते हैं। इसमें एक काइरल कार्बन और हो जाता है इसमें, क्योंकि ये भी जो आपका एक पहले काइरल नहीं था लेकिन अब बाद में काइरल हो जाता है, इस करके इसमें जो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें 5 काइरल कार्बन होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जो इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 काइरल कार्बन होते हैं, जो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसमें 5 काइरल कार्बन होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। अब म्यूटा रोटेशन देखो क्या होता है। म्यूटा रोटेशन देखो, जैसे पहले हमने लिया अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस। मैंने एक बीकर लिया, उसमें एक में अल्फा डी ग्लूकोस है, एक में बीटा डी ग्लूकोस है। देखो अब मैंने लिया है प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है आपको बताया हुआ है, नहीं देखा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लो। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, जो एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे मेरे रूम में जो लाइट है, मेरे स्टूडियो में जो लाइट है, ये हर जगह फैली हुई है, इस करके आपको व्हाइट बोर्ड में इस तरफ भी सब कुछ दिख रहा है और इस तरफ भी सब कुछ दिख रहा है। लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो क्या होता है, आपको पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से जब हम प्लेन पोलराइज लाइट पास कराते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल थीटा से रोटेट कर देते हैं। बस उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखो बस प्लेन पोलराइज लाइट थी, अल्फा डी ग्लूकोज से जब हमने पास कराया तब हमने देखा कि इसने इसको 112 डिग्री से रोटेट कर दिया, 112 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया। ये आप कैसे देख सकते हो एंगल, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, पोलैरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको बताया हुआ है मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, नहीं देखा तो जाके देख लो। तो उससे हमें पता लग जाता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से हमें पता लग जाता है कि कितने डिग्री रोटेट हुआ। तो ये आपका जब हमने प्लेन पोलराइज लाइट को अल्फा डी ग्लूकोज से पास कराया तो बाद में आपका कितने डिग्री से रोटेट हो गया, 112 डिग्री से। जब बीटा फ्रक्टोज से पास कराया, ठीक है ना, बीटा ग्लूकोज से पास कराया है ना, इधर बीटा ग्लूकोज से पास कराया, तो एक मिनट, बीटा ग्लूकोज से पास कराया, तब हमने देखा कि उसने पीपीएल को मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया बाय 18 डिग्री। तो ये पहले इसने जब सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है, मतलब जब सिर्फ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है, तब उसने 112 डिग्री से रोटेट किया। जब प्योर बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंस है तब उसने 18 डिग्री से किया। लेकिन अब हम जब दोनों को मिला दें, इसका मतलब ये जो इसका सॉल्यूशन है इसका जार उठाएं और इसके अंदर मिला दें, मतलब बीटा डी ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर मिला दें, मतलब दोनों का मिक्सचर बना दें, सिंपल सी बात। तो जब दोनों का मिक्सचर बनेगा और जब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, किसी टाइम पे तो इक्विलिब्रियम पे आएंगे,
तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, ठीक है, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आएंगे तब क्या होगा, इन जो इस मिक्सचर की ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन सेंस कि मतलब इस मिक्सचर की जो ऑप्टिकल रोटेशन होगी, जैसे ए 112 डिग्री रोटेट कर रहा था इसका सॉल्यूशन बीटा डिग्री ग्लूकोज का 18 डिग्री, लेकिन अब जो मिक्सचर का जो सॉल्यूशन बना है वो किसी एक डिफरेंट एंगल से रोटेट करता है। वो जो इन दोनों का मिक्सचर बनेगा इक्विलिब्रियम पे वो रोटेट करता है 57 डिग्री से। कितने से? जब हम अगर अल्फा ग्लूकोज को ले लें 90% की, जो आपका मैंने कोई एक सिंपल सी एग्जांपल लिया कि अगर अल्फा ग्लूकोज हम मान ले कि जो आपका इक्विलिब्रियम आएगा तो अल्फा ग्लूकोज आपका जो है 90% है और बीटा ग्लूकोज आपका 10% है, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 90% आपका क्या है, 90% क्या है अल्फा ग्लूकोज, तो 90 इंटू अल्फा ग्लूकोज कितना रोटेट कर रहा है 112, तो 112 इंटू 10 इंटू 10% ए है इंटू बीटा कितना रोटेट कर रहा है 18, 10 इंटू 18 डिवाइड बाय 100, तो इससे आपका 57 आएगा। तो इससे आप इफेक्टिव रोटेशन निकाल सकते हो मिक्सचर की एट इक्विलिब्रियम। तो आपकी इफेक्टिव रोटेशन क्या आई 57 डिग्री। तो इसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, सिंपली जब हम प्योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है जब उनका हम मिक्सचर बनाते हैं, और जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं तो उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है, उनकी प्योर ऑप्टिकल एक्टिविटी जो मिक्सचर की है वो डिफर कर जाती है इनकी जो प्योर फॉर्म के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी थी। ऑप्टिकल एक्टिविटी से इधर मेरा मतलब है कि जिस एंगल से इधर इनके जो प्योर फॉर्म में जब रोटेट कर रहे थे उस एंगल के अलावा कोई एंगल आता है जो इस मिक्सचर जिससे मिक्सचर रोटेट करता है। जैसे इधर ए 112 डिग्री से रोटेट कर रहा था अल्फा डी ग्लूकोज, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज अगर था तो 112 डिग्री से रोटेट कर रहा था पीपीएल को, और ये 18 डिग्री से, लेकिन जो इन दोनों का मिक्सचर है वो इक्विलिब्रियम पे 57 डिग्री पे रोटेट करता है पीपीएल को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। इस फिनोमेना को, इस चमत्कार को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्लियर है कि सिंपल सी बात है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है किनकी, अल्फा बीटा फॉर्म की इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पहले देखो 112 डिग्री था और ये 18 डिग्री, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा एक मिक्सचर बन जाएगा तो 57 डिग्री होगी, इन दोनों से कुछ चेंज आई, तो इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्लियर है बात, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में। ग्लूकोज कर लिया, अब फ्रक्टोज देखो, फ्रक्टोज क्या होता है। देखो फ्रक्टोज का फॉर्मूला, सॉरी स्ट्रक्चर आपका ए होता है। देखो फॉर्मूला तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का सेम ही होता है, C6H12O6, बस स्ट्रक्चर अलग होता है, फॉर्मूला दोनों का ही सेम होता है। देखो इसमें भी 6 कार्बन ही है, ठीक है, इसमें भी 6 ऑक्सीजन ही है और इसमें 12 हाइड्रोजन ही है। आप जाइए काउंट करोगे तब भी आपको ही मिलेगा, ठीक है ना। तो बस इसमें क्या होता है, इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ए था और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ए होता है। बस इसमें देखो फ्रक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, इसमें सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसमें फर्स्ट कार्बन पे ही एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें कीटोन ग्रुप होता है। तो याद रखेंगे ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, और इसमें क्या होता है, कीटोन ग्रुप। तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो इससे आप आराम से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हो। बस आप क्या करोगे, इस कार्बन का अटैक कराओगे, है ना, सेकंड लास्ट कार्बन का अटैक कराओगे इस कार्बन पे, है ना, सेकंड लास्ट कार्बन का कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक कराओगे तो आपकी ये रिंग बनेगी। अब जो आपकी रिंग बनेगी कितने कार्बन वाली बन रही है, 5 कार्बन वाली। पहले आपकी कितने कार्बन वाली बन रही थी, 6 कार्बन वाली। देखो कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 एटम थे। देखो 6 एटम से डब्बा बन रहा था आपका। देखो 6 एटम कैसे हैं, जैसे इधर से देख लो 1 2 3 4 5 और 6 आपके एटम थे, इस करके 6 मेंबर वाली रिंग बन रही थी। अब इधर देखो, इधर जब इधर अटैक होगा, इधर से इधर अटैक होगा, है ना, इधर से इधर अटैक होगा, तब इधर ऑक्सीजन बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो अब आपके कितने मेंबर वाली रिंग बनी, 1, है ना, इधर से देखो जाइए, इधर से 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर वाली आपकी रिंग बनती है।
तो फ्रक्टोज में कौन सी मेंबर वाली रिंग बनती है? 5 मेंबर वाली। तो आपकी पहली बात 5 मेंबर वाली रिंग बनेगी। और देखो इसमें एक बार बस आपका CH2OH इस साइड होगा, इसमें इस साइड होगा, तो बस ये दो अलग अलग फॉर्म है। ये दो क्या है? इसकी अलग अलग फॉर्म है, एक अल्फा फॉर्म है, एक बीटा फॉर्म है। तो बस इसकी दो, फ्रक्टोज की भी ऐसी दो फॉर्म है, एक अल्फा फॉर्म, एक बीटा फॉर्म। जैसे हमने इसमें बात करी थी कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में हमने बात की थी। क्लियर है बात इधर तक? ठीक है, तो ये आपका होता है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, उसके बाद आप साइक्लिक स्ट्रक्चर इसको अटैक करा के आराम से बना लोगे। ठीक है, एक बार आपका बस OH ग्रुप इधर आएगा और एक बार आपका OH ग्रुप इधर आएगा, तो ये आपके अल्फा बीटा फॉर्म इसकी बन जाएगी फ्रक्टोज की। अब उसके बाद तो ये आप आराम से बना दोगे। बस इसमें क्या फर्क है? इसमें देखो हमने जो इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर लिया था वो 6 कार्बन वाला था, अब इधर बस 5 कार्बन वाला होगा। 1 2 3 4 5 कार्बन वाला। ठीक है ना। एक इसको रिसेंबल कर रहे हैं फुरान को। फुरान का आपको स्ट्रक्चर पता होगा, आई होप, मैंने बताया हुआ है। ये होता है फुरान। तो ये फुरान के स्ट्रक्चर को रिसेंबल कर रहे हैं। ठीक है ना, ये फुरान को स्ट्रक्चर को रिसेंबल करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप आराम से लिख सकते हो। बस आप क्या करोगे, सबसे पहले बस आपने क्या करना है, जैसे उसमें 6 मेंबर वाली रिंग बनाते थे, इसमें बस क्या करोगे, 5 मेंबर वाली रिंग बना दोगे। ऐसे 5 मेंबर वाली रिंग बना दी, उसके बाद बस वर्टिकल लाइन खींचो। उसके बाद OH और H कहाँ कब ऊपर रखना है नीचे रखना है आपको पता है। बस क्या करोगे, देखो इसमें आपका देखो OH डब्बे के बाहर है। OH आपका कहाँ है? डब्बे के बाहर। OH आपके डब्बे के बाहर है तो आपका ऊपर आएगा। जो डब्बे के बाहर होगा वो ऊपर, जो डब्बे के मतलब, और जो डब्बे के अंदर होगा वो नीचे। तो अब इसमें आपके डब्बे के नीचे क्या है? CH। डब्बे के अंदर क्या है? CH2OH। तो इसलिए आपका ये नीचे आया। तो उसी तरह देखो आगे भी आपका H कहाँ है? डब्बे के अंदर, तो H आपका नीचे आएगा। और OH आपका डब्बे के बाहर है, तो OH आपका डब्बे के बाहर आया, तो OH आपका ऊपर आया। ठीक है ना, OH आपका ऊपर आया। उसका OH आपका कहाँ है? देखो अंदर है डब्बे के, तो इसलिए वो नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। उसके लास्ट में तो देखो CH2OH मैंने बताया था, जो डब्बे के बाहर है उसमें भारी वाला जो होता है वो ऊपर आता है, इसलिए CH2OH तो ऊपर ही आएगा। इस केस में देखें तो एक इसका है, इसका है, इसका है, तो OH आपका कहाँ आएगा? नीचे आएगा। पहले OH आपका नीचे आएगा, CH2OH ऊपर आएगा। देखो इन दोनों में बस इसी पोजीशन पे फर्क है, इसी पोजीशन पे फर्क है ना। इसमें OH देखो, उसमें OH कहाँ आ रहा था? ऊपर आ रहा था। इसमें OH आपका कहाँ आएगा? नीचे आएगा। बस इतना फर्क है, बाकी सब कुछ सेम ही है, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, बाकी सब कुछ आप लिख सकते हो। जो डब्बे के अंदर है वो आपके कहाँ आएंगे? नीचे साइड। जो डब्बे के बाहर है वो आपके ऊपर साइड आएंगे, वर्टिकल लाइन में। ठीक है, तो ऐसे आप स्ट्रक्चर लिख सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, एक बार बता दिया था, अब उसके बाद तो आप सब कुछ आराम से देख सकते हो, है ना। तो गाइस क्लियर है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो अब बात करते हैं यार सक्रोज के स्ट्रक्चर की। देखो अब जो हम आगे स्ट्रक्चर करेंगे उनके आपको एज इट इज स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आइडिया रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बस इनका आइडिया रखना है आपको। मेन इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं जो आपके आगे डाइसैकराइड्स में कराऊंगा, इसमें मेन क्वेश्चन इसी, हमेशा यार क्वेश्चन इसी पे आता है कि ये पूछते हैं कि सक्रोज में कौन सी लिंकेज है, तो आपको बताना होता है बस कि C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। मैं चाहता तो इधर ही खत्म भी कर सकता था कि बस इतना लिख देता, ठीक है ना, ऐसी मतलब इस टाइम पे कराना भी इतना ही चाहिए, लेकिन मैं चाहता था कि आपको थोड़ा बता भी दूं, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं। लेकिन ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का याद रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सक्रोज का देखो, सक्रोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो सक्रोज मैंने आपको बताया था कि सक्रोज की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। तो मतलब जो सक्रोज है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से ही मिलके बना होता है। तो बस हमने अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट ली, देखो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है और ये आपकी बीटा डी फ्रक्टोज की यूनिट है। तो बस हम क्या करेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट ली और बीटा डी फ्रक्टोज की यूनिट ली, बस इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे और वाटर रिमूव कर देंगे। वाटर रिमूव होगा, ठीक है ना, एक वाटर रिमूव होता है। देखो इसका इधर OH ग्रुप, देखो इधर इसमें OH ग्रुप था पहले, देखो इधर इसमें OH ग्रुप था, है ना, इधर इसमें OH ग्रुप था और इधर अपना क्या था, इधर भी अपना OH ग्रुप था। ठीक है, इधर भी अपना OH ग्रुप था। तो बस आप क्या करोगे, बस इधर वाटर रिमूव कर दो। देखो इधर से OH निकला, वाटर कैसे रिमूव होगा, OH, इधर से OH निकाल दो और इधर से H निकाल दो, इधर से H निकाल दो, तो OH वाटर रिमूव हो जाएगा, है ना, वाटर रिमूव हो जाएगा तो आपका ये ऑक्सीजन लिंकेज बन जाएगी। तो बस आपका वाटर रिमूव कर देना आपने, इधर से एक OH लिया, इधर से एक आपने OH लिया, दोनों से आपने
दोनों OH OH से एक वाटर निकाल दिया, तो आपके पास दो OH थे। देखो आपके पास एक OH इसका था, एक OH और था, तो बस आपने क्या किया, ठीक है ना, एक OH इसका था, तो बस आप क्या करोगे, वाटर रिमूव कर दोगे, तो वाटर ऐसे रिमूव हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा जो इधर बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपकी इस लिंकेज को ही बोलते हैं, जब दो जो यूनिट्स के बीच में जो लिंकेज है कार्बोहाइड्रेट्स में, जो यूनिट्स के बीच में जो लिंकेज होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और C1C2 क्यों बोला, क्योंकि C1 देखो जो ए कार्बन है, इसका जो ऑक्सीजन है, और किस कार्बन से कनेक्ट है, C1। देखो ग्लूकोज के किस कार्बन से कनेक्ट है, फर्स्ट कार्बन से, और फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन से। तो इसलिए इसको हमने बोला C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इसको। क्लियर है बात। तो बस आपको वैसे मेन बात इतना याद रखना कि सक्रोस में C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, और इतना पता हो कि ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की यूनिट से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। वैसे बीटा डी ग्लूकोज में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, तब जाके स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि देखो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो वैसे ये है, इधर मैंने कुछ और तरीके का बनाया है, तो थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। पहले क्या इसमें थोड़ा प्रोसेस होता है कि पहले हमें 180 डिग्री से रोटेट करना होता है, उसके बाद फ्लिपिंग करनी होती है, लेकिन मैं वो सब चीजें आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि आपके काम की नहीं है वो, ठीक है ना। तो आपके काम की नहीं है। वैसे क्या करना होता है, पहले इसको 180 डिग्री से रोटेट करके उसके बाद हमें फ्लिपिंग करनी होती है, तब अपने को मिलता है, क्या मिलता है, आपको ए यूनिट मिलेगी, उसके बाद आप वाटर रिमूव करते हो। लेकिन मैं आपको सिंपली इतना ही कहूंगा कि आप इतना याद रखो कि सक्रोस बस अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की यूनिट से मिलकर बना होता है, और सक्रोस में C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, तो आपका काम सारा खत्म हो जाएगा। इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो क्लियर है बात। तो अब देखो गाइस, ए मैंने उस स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है, सॉरी एक चीज याद रखना कि C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और इसमें देखो मैंने आपको बताया था कि सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। ये तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। तो मैंने इधर क्यों लिखा, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि फिर से लिखूं, तो इसको लिखने का एक रीजन है। देखो जब सक्रोज की हाइड्रोलाइसिस होती है तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है, जो कि पीपीएल को रोटेट करता है +52 डिग्री तक। +52 डिग्री मतलब क्या, कि क्लॉकवाइज में +52 डिग्री रोटेट करता है, मतलब पॉजिटिव साइड में अपना कितने डिग्री रोटेट करता है, पॉजिटिव साइड में अपना रोटेट करता है +52 डिग्री। और बीटा डी फ्रक्टोज जो मिलता है हमें, वो रोटेट करता है -92 डिग्री, माइनस मतलब लेफ्ट साइड में रोटेट करता है -92 डिग्री, ठीक है ना, -92 डिग्री, ठीक है। तो जो सक्रोज की जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तब आपको जो कंपोनेंट्स मिलते हैं उसमें से एक उसको पीपीएल को रोटेट करता है +52 डिग्री में, और एक -92 डिग्री में, ठीक है ना, 92 डिग्री में। तो जो आपका इफेक्टिवली जो है मिक्सचर है, इफेक्ट देखो ये 52 है, ये आपका +52 है, और ये आपका -92 है। तो जो इफेक्टिवली आपका जो मिक्सचर है वो नेगेटिव साइड में रोटेट कर रहा है ना, वो नेगेटिव साइड में रोटेट कर रहा है, ऐसे भी आप कह सकते हो कि +52 -92। अगर की मतलब अगर ए जो है, ए अगर +52 डिग्री से रोटेट कर रहा है तो ये -92 डिग्री से रोटेट कर रहा है, तो इफेक्टिवली स्ट्रक्चर कितना डिग्री रोटेट कर रहा है, 40 डिग्री, वो भी माइनस डायरेक्शन में, 40 डिग्री वो भी माइनस डायरेक्शन में। तो इफेक्टिवली क्या आया कि आपका जो स्ट्रक्चर है -40 डिग्री से रोटेट कर रहा है। तो इसको इसलिए बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ सक्रोज। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ सक्रोज, कि सक्रोज की इन्वर्जन हो गई। आपका जो अब जो पीपीएल क्या कर रही है, पीपीएल जब आपने इसकी सक्रोज की जब आपने हाइड्रोलाइसिस की, तब आपको जो प्रोडक्ट मिला, जो आपको फाइनली प्रोडक्ट मिला हाइड्रोलाइसिस के बाद, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आई, उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आई वो नेगेटिव में आई, मतलब इन्वर्ट आई। पहले पॉजिटिव में थी, इसकी पॉजिटिव में थी, बाद में जो आपका प्रोडक्ट बना उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आई वो नेगेटिव आई। तो इससे हमें पता लगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गई। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। इस प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर, ठीक है। क्लियर है बात,
ठीक है, क्योंकि ये जो इफेक्टिवली जो पूरा मिक्सचर है ये नेगेटिव साइड में रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये प्लस 52 डिग्री रोटेट कर रहा है। ये अगर प्लस 52 डिग्री रोटेट कर रहा है, देखो अगर ये देखो इधर 52 डिग्री रोटेट कर रहा है तो इधर माइनस 92 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो प्लस 52 डिग्री माइनस 92 डिग्री आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो फाइनली ये माइनस 40 डिग्री से रोटेट कर रहा है। तो इसलिए नेगेटिव में रोटेट कर रहा है तो इन्वर्ट हो जा रही है कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या इन्वर्जन ऑफ शुगर भी बोलते हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं माल्टोस के बारे में। देखो माल्टोस में भी आपको क्या याद रखना है। देखो माल्टोस में पहली बात तो आपको ये पता है, देखो माल्टोस क्या है, 2 अल्फा, मैंने आपको बताया था कि माल्टोस की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है आपको, 2 अल्फा डी ग्लूकोस मिलते हैं। तो सिंपल सी बात, माल्टोस किससे मिलकर बना होता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोस की यूनिट से मिलकर बना होता है। तो बस आपने 2 अल्फा डी ग्लूकोस की यूनिट्स ली, उसमें से एक वाटर एलिमिनेट किया, इधर भी OH था इधर भी OH था, एक वाटर एलिमिनेट किया तो एक लिंकेज बनी। तो आपकी है क्या, इसमें माल्टोस में कौन सी लिंकेज होती है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सक्रोस में क्या होती थी, C1C2 की, मतलब पहले इसके पहले कार्बन से इसका दूसरे कार्बन में लिंकेज बनी होती थी। इसमें क्या है, देखो इसका तो पहला कार्बन है, इसका फर्स्ट कार्बन ए है, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका फर्स्ट कार्बन है तो C1 पहले आया। अब इधर C4 क्यों आया, क्योंकि इसका ये फोर्थ कार्बन है, क्योंकि देखो काउंटिंग तो इधर से स्टार्ट होगी ऑक्सीजन के इधर से, तो 1 2 3 4, तो इसका फर्स्ट कार्बन है इसका फोर्थ कार्बन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो माल्टोस में क्या होती है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इनको याद रख लेना ऐसी कि सक्रोस में C1C2 होती है, माल्टोस में C1C4 होती है। ठीक है, तो ये आपका माल्टोस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद लैक्टोस का स्ट्रक्चर, लैक्टोस में भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। लैक्टोस आपका क्या होता था, लैक्टोस के जब हम हाइड्रोलाइसिस करते तो क्या मिलता था आपको, स्टार्टिंग में कराया था, बीटा डी गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोस मिलता था, मतलब इनमें बीटा लिंकेज है, इसमें बीटा लिंकेज है। तो और इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस कार्बन में है, फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। देखो मैंने आपको बताया था गैलेक्टोस और ग्लूकोस में क्या फर्क है, गैलेक्टोस और ग्लूकोस में किस कार्बन से फर्क था, फोर्थ कार्बन से। देखो इसके फोर्थ कार्बन में OH कहां है, ऊपर है और H नीचे है। इसमें इसके फोर्थ कार्बन पे OH इधर था आपका और H ऊपर है। देखो इसमें H आपका नीचे है, इसमें H आपका ऊपर था, तो बाद में OH निकल जाता है क्योंकि वाटर एलिमिनेट होता है। इस करके बस गैलेक्टोस और ग्लूकोस में गैलेक्टोस और ग्लूकोस क्या है आपस में, एपीमर है, किस कार्बन पे, फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन के कारण ही इन दोनों में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज था, बाकी देखो बाकी सब कुछ सेम है दोनों में। इसमें देखो फर्स्ट कार्बन पे इधर OH था इधर H था, तो इधर भी इधर OH था, बाद में एलिमिनेट हो गया OH, ठीक है ना, और इधर H था। सेकंड कार्बन में H ऊपर था OH नीचे था, वो भी सेम है, OH इधर था OH इधर था H इधर था, वो भी सेम है। बस इस फोर्थ कार्बन पे ही चेंज आई पोजीशन की, कॉन्फ़िगरेशन की, जिस कारण ये फोर्थ पोजीशन से एपीमर्स शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है क्या होता है, लैक्टोस, ये होता है आपका लैक्टोस और C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो फाइनली आपको इतना ही याद रखना है कि सक्रोस में C1C2 होती है, बाकी दोनों में माल्टोस और लैक्टोस में C1C4 होती है। आपको क्वेश्चन इसी में पूछा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकते हैं कि सक्रोस किन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो आप बता सकते हो अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी फ्रक्टोस से। माल्टोस आपका 2 अल्फा डी ग्लूकोस से मिलकर बना होता है और लैक्टोस आपका बीटा डी गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोस से बना होता है। स्ट्रक्चर अगर ना भी बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना लेंथी स्ट्रक्चर आपको आएगा नहीं, अगर आएगा तो एडवांस में आएगा, उस अकॉर्डिंग बता भी चुका हूं ऐसे कि बस आपने क्या करनी है, गैलेक्टोस लो और ग्लूकोस लो, इन दोनों की यूनिट लो बस, और वाटर एलिमिनेट कर दो, दोनों के OH ग्रुप लो, दोनों के OH ग्रुप से वाटर एलिमिनेट कर दो, तो एक आपकी एक ऑक्सीजन बचेगा, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ऐसे आप बना भी सकते हो, लेकिन आपके ज्यादा यूज में नहीं आएगा। मेन काम इन चीजों का है, इनको मैं सीधा भी लिख सकता था लेकिन मैं सोचा लिख देते हैं। ठीक है ना, तो आई होप गाइज आपको थोड़ा समझ आया हो। ठीक है ना, अब मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लगेगा डिजेस्ट करने में, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके अभी 5-10 मिनट एक बार फिर से इसको रिवाइज करना, 5-10 मिनट रिवाइज करना, सब कुछ हो जाएगा, बिलीव मी सब कुछ हो जाएगा। 5-10 मिनट बस, जितने 2 स्क्रीनशॉट हैं 2 स्क्रीनशॉट को 5-10 मिनट रिवाइज करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे। ठीक है, बाय बाय। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।